क्या अमित शाह सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं? किस आधार पे उन्होंने ये एडवाइस दे दिया कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर सबका पैसा डूब रहा है? निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अब हम फॉरेन इन्वेस्टर पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है कि फॉरेन इन्वेस्टर जाता है जाए, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे में पैसा पंप करेगा। और तेजी से चला गया उनके ये कहने के बाद। हाँ, FII जिस दिन जाने लगा आपका मार्केट गिरने लगा, क्योंकि DII में अभी भी उतना डेप्थ नहीं है। आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स लगातार गिर रहे हैं कि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सके, वो ये समझ सके कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बात YouTube पे बैठ के करता हूं, टीवी चैनल्स पे बैठ के करता हूं, मैं कई अखबारों में कॉलम लिखता हूं। मेरे कहीं पर भी मेरे टोन में या मेरे एडवाइस में अलग अलग मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक बात समझते हैं कि इस देश में एक आम कंज्यूमर आज भी विक्टिम है, उसको गलत इन्फ्लुएंस पेडलिंग किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस की दुनिया में मैं बात करूं, मुझे ये देख करके बहुत अजीब सा लगता है कि सेबी ने ऑफ लेट बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे क्रैकडाउन किया है। बहुत अच्छी पहल है, होनी चाहिए, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कौन है? इस देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं? क्या अमित शाह सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं? किस आधार पे उन्होंने ये एडवाइस दे दिया कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर सबका पैसा डूब रहा है? क्या ऐसे किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंसर पे सेबी का क्रैकडाउन होता या नहीं होता? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको कि हमें एक्सप्लोर करना होगा और हमें फिल्टर करके कंज्यूमर के सामने रखना होगा कि भाई आप लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइए, हमारा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है। रवि, जो पॉलिटिकल क्लास है वो बहुत आराम से जनता से झूठ बोलता रहा है और वादे करता रहा है या सब्ज बाग दिखाता रहा है, लेकिन इस बार हमारी पॉलिटिकल क्लास ने कैसे टारगेट किया इन जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे थे और जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनको टारगेट किया। वो बड़े वाले का तो खेल अलग है, उनके एनालिसिस अलग होते हैं, वो दूसरी तरह से करते हैं, लेकिन जो बहुत रिटेल छोटा इन्वेस्टर है जो हो सकता है सिर्फ अपने 5 लाख की पूंजी से एंटर कर रहा हो, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया इस बार। तो ये एक छोटी बात नहीं, और ये टारगेटेड इन्फ्लुएंस किया और टारगेटेड धड़ाम हुआ है। क्या लगता है इसमें, क्या उनके कॉन्शियस में ही कभी आता होगा? क्योंकि और तो कुछ हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते सिवाय इसके कि माफी ही मांग लें आके। देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि जब किसी भी सरकार के पास अचीवमेंट दिखाने को कुछ नहीं होता है, जब आपका कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट को आप एक केस स्टडी के तौर पे दिखाते हैं। आप याद कीजिए, देश की वित्त मंत्री ने संसद में खड़े होकर क्या कहा था? निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अब हम फॉरेन इन्वेस्टर पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है कि फॉरेन इन्वेस्टर जाता है जाए, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे में पैसा पंप करेगा। और तेजी से चला गया उनके ये कहने के बाद। हाँ, लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी होंगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिसको कहा जा रहा है, DII जो कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो कौन है? वो हमारे आपके जैसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के रास्ते से पैसा डाल रहे थे। कोविड के बाद का ये ट्रेंड है। वो क्यों डाल रहे थे? क्योंकि उनको मार्केट ऊपर जाता दिख रहा था। अब मार्केट ऊपर जाता दिखने की 2 वजह थी, जिसको आप पार्लियामेंट में खड़े होकर रूल आउट कर रहे हैं कि हम FII पे नहीं डिपेंडेंट हैं। FII जिस दिन जाने लगा आपका मार्केट गिरने लगा, क्योंकि DII में अभी भी उतना डेप्थ नहीं है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स लगातार गिर रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी निवेश नहीं कर रही है, और ये तो सरकार भी मान रही है कि हमारे यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे माहौल में स्टॉक मार्केट भी अब गिरने पे आ गया है। आपके पास इकोनॉमिक अचीवमेंट दिखाने को कुछ नहीं था, तो आपने बहुत समय तक स्टॉक मार्केट को एक केस स्टडी के तौर पर रखा कि देखो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, देश ग्रो कर रहा है, विकसित भारत। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ स्लोगन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट आज भी
एफआईआई डिपेंडेंट है। इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में अभी भी इतना डेप्थ नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट को लंबे समय तक ऊपर ले जा सके। एफआईआई का जिस तरह वापसी हो रही है, आपको लगता है कि इसका कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, डोमेस्टिक सोशल एटमॉस्फेयर से लेना देना है, या उनको हमारे सरकार की नीतियों में कोई भरोसा नहीं रह गया है? क्या हुआ है ये? देखिए, 2-3-4 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज ये है कि इंडिया में एफआईआईज क्यों आए थे। इंडिया में एफआईआईज आए थे क्योंकि वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े मार्केट में चाइना और इंडिया है। उनको लगा कि चाइना का ग्रोथ ऑप्टिमम लेवल पर जा चुका है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया में ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हुई है। तो एफआईआई जो हैं वो बहुत ही मैं अगर कहूं ग्रीडी इन्वेस्टर होते हैं। वो इंडिया आए, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ कंजम्पशन, अब मैं कंजम्पशन पे आने के पहले कई और चीजें हैं जिस पर बात करनी जरूरी होगी। वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो रही है, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। मतलब कि अगर आपने 15% का प्रॉफिट बुक किया और आपका रुपया 20% कमजोर हो जाता है तो आप वापस लॉस के साथ जाएंगे। तीसरी बात यह है कि कंजम्पशन जो है इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अभी इंडस वैली रिपोर्ट आप देखें, 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 100 करोड़ लोगों के पास तो बिल्कुल ही स्पेंडिंग पावर नहीं है। पूरी इकोनॉमी में 130 मिलियन मतलब 13 करोड़ लोग, 140 करोड़ में से सिर्फ 13 करोड़ लोग इकोनॉमी में कुछ स्पेंड करने की हालत में हैं। कंजम्पशन लगातार गिर रहा है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका असर पड़ रहा है।